हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस सर्विसेज पार्ट 6 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इसमें हमारा टॉपिक होगा प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस एंड टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। लास्ट वीडियो में हमने इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा था कि इंश्योरेंस में हमारी दो पार्टीज होती हैं, एक इंश्योरर जो इंश्योरेंस करता है और एक इंश्योर्ड जिसका इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस के लिए एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन होते हैं इंश्योरेंस के। लेकिन इसके सिवा भी और दूसरे प्रिंसिपल प्रेजेंट होते हैं जिनको आप जब इंश्योरेंस लेते हैं, जब किसी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करते हैं तो उनको फॉलो करना इसेंशियल होता है, उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स देखेंगे कि इंश्योरेंस के कितने प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ द अटमोस्ट गुड फेथ। मतलब कि इंश्योरेंस जो है सबसे पहले आपके एक अच्छे विश्वास पे डिपेंड करता है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस अटमोस्ट गुड फेथ हमारा यही कहता है कि हमारे इंश्योरेंस में सबसे पहले जो रिलेशनशिप की बेस होती है दोनों इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, वो आपका गुड फेथ होना चाहिए। इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन गुड फेथ बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। Both the parties must provide each and every information to each other related to insurance। कहने का मतलब है कि जिसका इंश्योरेंस हो रहा है, जो इंश्योर्ड है, वो इंश्योरेंस कंपनी से अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करेगा, छुपाएगा नहीं। और सेकंड थिंग, जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंश्योरर जो इंश्योरेंस कर रहा है, वो इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो इंश्योर्ड से हाइड नहीं करेगा, छुपाएगा नहीं। दोनों के बीच में गुड फेथ होना चाहिए। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक पर्सन है, उसने जो है अपना इंश्योरेंस लिया था, लाइफ इंश्योरेंस उसने अपना करवाया था, तो उसने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया। उसको टीबी था, वो टीबी का पेशेंट था। लेकिन ये बात जो है उसने इंश्योरेंस कंपनी से छुपा लिया कि उसको टीबी है। वो अगले 3-4 साल तक जिंदा रहा। उसके बाद टीबी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी को उसके मरने के बाद पता चलता है कि उस पर्सन को टीबी थी। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी जो है उसके डिपेंडेंट को कोई भी पेमेंट नहीं करेगी, क्योंकि इंश्योर्ड एंड इंश्योरर दोनों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो वैलिड नहीं माना जाएगा, वो इलीगल हो जाएगा। क्यों वॉइड हो जाएगा? क्योंकि जब आपको पता है कि उस पर्सन को जब पता था, जब वो इंश्योरेंस ले रहा था, उसको पता था कि उसको टीबी है, तो उसने इंश्योरेंस कंपनी से ये बात क्यों छुपाई? तो इस वजह से उसकी डेथ हुई टीबी की वजह से। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है यहाँ पर बाउंड नहीं है उसको कोई भी पेमेंट करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर उसने उसकी फेथ का, जो पर्सन जिसकी डेथ हुई उसने फेथ नहीं रखा, उसने अपनी इन्फॉर्मेशन हाइड करी। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी के पास पूरा पावर होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देती है। और इसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी भी जो है अपने इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो करवाने वाले पॉलिसी होल्डर को बिल्कुल क्लियरली बताती है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है? फॉर ए वैलिड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ इसेंशियल दैट इंश्योर्ड हैज फुल इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी और लाइफ सो इंश्योर्ड बाय हिम। इसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को अगर वैलिड बनाना है, हमें इस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानना है, तो ये सबसे पहले ज़रूरी है कि जो इंश्योर्ड है, यानी कि जो पॉलिसी होल्डर, जो बंदा अपना इंश्योरेंस करवा रहा है, वो जिस भी प्रॉपर्टी का या जिस भी लाइफ का इंश्योरेंस करा रहा है उसको उसमें प्रॉपर इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका उसमें मन होना चाहिए। बिना मन के वो इंश्योरेंस नहीं करवा सकता। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट यही कहता है कि अगर उसकी लाइफ को या उसकी प्रॉपर्टी को कोई भी डैमेज होता है तो इंश्योर्ड को वो सारा डैमेज जो है वो सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने इंश्योरेंस करवा रखा है तो इससे उसको बेनिफिट भी मिलेगा। पर अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है, अगर वहाँ पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट की एब्सेंसी है, वो प्रेजेंट नहीं है, तो वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड माना जाएगा, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है, जिस टाइम पे हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उस टाइम पे हमारा उस प्रॉपर्टी में या उसकी लाइफ में, जिसका भी हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं, हमारा उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, हमें उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस के केस को देख लेते हैं। एक हस्बैंड है और एक वाइफ है।
जो हस्बैंड था उसने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करवाया, लेकिन बाद में जाके उसने वाइफ से डिवोर्स ले लिया। कुछ समय के बाद जाके उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। इस डिवोर्स से ऐसा नहीं है कि अब वो ये कह देगा कि उसको उसकी अब वैसे तो उसको अब अपनी वाइफ की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन अगर आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसको हम वॉइड नहीं कह सकते, उसको हम इनवैलिड नहीं कह सकते, क्योंकि जिस टाइम पे इंश्योरेंस लिया गया था उस टाइम पे हस्बैंड का वाइफ की लाइफ में पूरा इंटरेस्ट था। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट यही कहता है कि जिस टाइम पे हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, अगर उस टाइम पे हमारा उस प्रॉपर्टी में या उसकी लाइफ में पूरा इंटरेस्ट है तो वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब इस वाले सिद्धांत में क्या होता है, इंश्योर्ड कैन ओनली गेट कंपेंसेशन अगेंस्ट एक्चुअल लॉस एंड ही कैनॉट मेक प्रॉफिट आउट ऑफ द इंश्योरेंस। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात कि लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी बाकी सारे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पे अप्लाई होती है। और इस इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग कहना ये होता है कि जो इंश्योर्ड है यानी जिसका इंश्योरेंस किया गया है उसको कंपेंसेशन मिलेगा सिर्फ जो उसका एक्चुअल लॉस हुआ है। जितना उसका एक्चुअल लॉस हुआ है उसको उतना ही कंपेंसेशन मिलेगा। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एक पर्सन है, उसके पास कुछ स्टॉक था अपना, उसका स्टॉक लगभग 50,000 रुपये के करीब था और उसने उसका इंश्योरेंस करवाया 70,000 रुपये के लिए। 50,000 के स्टॉक का उसने 70,000 रुपये के इंश्योरेंस करवाया। अचानक से एक दिन आग लग जाती है और उसका वो सारा स्टॉक खराब हो जाता है। तो अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनी उसको उसका एक्चुअल लॉस पे करेगी, यानी कि उसका सामान जो स्टॉक था 50,000 का था तो इंश्योरेंस कंपनी उसको 50,000 ही पे करेगी। ये नहीं कि उसने इंश्योरेंस 70,000 का कराया था तो इंश्योरेंस कंपनी उसको 70,000 पे करेगी। यहाँ पर जितना एक्चुअल लॉस हुआ रहता है उतना ही इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। इसीलिए अगर उसका सामान 50,000 का था, इंश्योरेंस चाहे उसने क्यों ना 70,000 का ही कराया हो, लेकिन जब लॉस हुआ उसका तो एक्चुअल सामान उसका 50,000 का नुकसान हुआ था तो इंश्योरेंस कंपनी उसको 50,000 ही पे करेगी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। अब इस प्रिंसिपल में क्या होता है, इंश्योर्ड इज सपोज टू फॉलो ऑल द एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहली बात, वारंटी का मतलब होता है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो जिस बंदे का इंश्योरेंस किया जा रहा है, जो पॉलिसी होल्डर है, उसको मानने पड़ेंगे, उसको पूरे करने पड़ेंगे। अगर वो इन टर्म्स एंड कंडीशन को मानने से मना करता है तो उसके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर वारंटी आपकी दो तरह की, जैसे डेफिनेशन में दिया हुआ है, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, दो तरह की वारंटी होती है। एक्सप्रेस वारंटी उन वारंटीज को कहते हैं जो आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में रिटर्न होती है। जितने भी रिटर्न टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उनको हम एक्सप्रेस वारंटी कहते हैं। और इम्प्लाइड वारंटी होती है जो रिटर्न नहीं होती, जो टर्म्स एंड कंडीशन आपको क्लियरली इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं दिए गए होंगे लेकिन फिर भी आपको उसको कंपलसरी फॉलो करना है, इसेंशियली फॉलो करना है। आप अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड माना जाएगा, चाहे वो रिटर्न हो। वो रिटर्न नहीं होते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन जो होते हैं वो रिटर्न नहीं होते हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे एक्सप्रेस वारंटी जो है वो सारे रिटर्न टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं और इम्प्लॉयड वारंटी जो होते हैं वो सारे रिटर्न वाले नहीं होते हैं, वो सारे हिडन होते हैं जो उसमें दिए गए नहीं होते हैं पर फिर भी हमें फॉलो करना पड़ता है। अब हम एक एक्सप्रेस वारंटी का एग्जांपल समझ लेते हैं पहले। जैसे कि एक पर्सन है, उसके पास कुछ शिप्स हैं, उसने अपने शिप्स का इंश्योरेंस करवाया, नाव का उसने अपने इंश्योरेंस करवा रखा है। तो एक्सप्रेस वारंटी में उसको रिटर्न में जो है टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन करके देना पड़ेगा कि जो रूट के लिए तय किए गए हैं वो उसी मतलब रूट से जाएगा और जो पोर्ट उसके लिए तय किए गए हैं उसी पार्टिकुलर पोर्ट पे उसका शिप जो है वो जाएगा। ये रिटर्न क्लियरली दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका एक्सप्रेस वारंटी। लेकिन इम्प्लाइड वारंटी में क्या होगा, जो कि रिटर्न नहीं होता लेकिन आपको फॉलो करना होता है। जैसे कि जिस पर्सन ने शिप लिया हुआ था उसको ये चीज़ लिख के नहीं दी जाएगी कि जिस रूट से जो कॉमनली सारे बाकी अदर शिप्स जिस रूट को फॉलो करके सामान लेके जाते हैं उसको भी वही रूट फॉलो करके सामान लेके जाना है। ये चीज़ उसको लिख के नहीं दिया जाएगा, ये उसको खुद समझना होगा। तो ये आपका एक इम्प्लाइड वारंटी का कंडीशन हो गया। लेकिन अगर उसने इसको फॉलो नहीं किया है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड करार दे दिया जाएगा। अगर उसने कोई और रूट फॉलो कर लिया, दूसरा रूट जिस पे उसको नहीं जाना था, जो रूट सारे शिप्स फॉलो कर रहे हैं उसको भी वही फॉलो करना है, चाहे ये आपको लिख के दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन ये कंपलसरी आपको फॉलो करना है। इसीलिए इसको हम कहते हैं इम्प्लाइड वारंटी।
प्रिंसिपल ऑफ वारंटी में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, समझने वाली है। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब जिन टर्म्स एंड कंडीशन को लिख के बता दिया गया है, एंड इम्प्लाइड मतलब जो कि हिडन है, जिनको क्लियरली लिख के नहीं बताया गया है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कंट्रीब्यूशन से। इफ एनी पर्सन गेट्स हिज प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय 3 इंश्योरेंस कंपनी, देन एट द टाइम ऑफ लॉस इनकरिंग ऑल द 3 कंपनीज विल कंपेंसेट फॉर लॉस इन ए प्रोपोर्शनेट मैनर। इसमें क्या होता है, ये प्रिंसिपल हमारा कहता है कि जैसे कोई एक पर्सन है, उसने अपनी अलग अलग 3 अपनी प्रॉपर्टीज है, उसके पास कोई एक प्रॉपर्टी है, उसने अलग अलग 3 इंश्योरेंस कंपनी से उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा रखा है। तो जब जिस टाइम पे लॉस होगा, तो उस लॉस को ऐसा नहीं है कि उसका सारा बर्डन एक ही इंश्योरेंस कंपनी पे चला जाएगा, नहीं। यहाँ पर वो तीनों इंश्योरेंस कंपनी जो है एक रेशियो में, एक प्रोपोर्शनेट मैनर में उस पूरे लॉस को डिवाइड करेगी। कोई भी एक सिंगल इंश्योरेंस कंपनी पूरा लॉस नहीं पे करेगी। तो ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये अमाउंट का तरीका होता है कि जितना भी एक्चुअल लॉस हुआ है, एक्चुअल लॉस से ज़्यादा का कभी भी पेमेंट नहीं होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि एक पर्सन के पास एक 12 लाख का घर था, तो 12 लाख के घर को उसने अलग अलग 3 इंश्योरेंस कंपनी ए, बी और सी से इंश्योरेंस करवाया। एक ए से इंश्योरेंस करवाया उसने 2 लाख रुपए का, बी से इंश्योरेंस कराया 4 लाख रुपए का, और सी से इंश्योरेंस कराया 6 लाख रुपए का। ठीक है, टोटल 12 लाख हो गए हमारे। ए से 2 लाख, बी से 4 लाख एंड सी से 6 लाख। तो जब लॉस हुआ, जब उसकी प्रॉपर्टी को लॉस हुआ, तो कंपेंसेशन जो है वो कंपनी किस रेशियो में डिवाइड करेंगी। आप 2 लाख, 4 लाख और 6 लाख तीनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:2:3। तो इस तरह से 1:2:3 के रेशियो में जो इंश्योरेंस कंपनी है उस लॉस को पे करेंगी। ए के हिस्से में आएगा 1/6, बी के हिस्से में आएगा 2/6 एंड सी के हिस्से में आएगा 3/6। 12 लाख को जो लॉस हुआ है उसकी प्रॉपर्टी का, तीनों इंश्योरेंस कंपनी 1:2:3 के रेशियो में डिवाइड कर लेंगी। और ये वाला प्रिंसिपल भी एक लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी सारे इंश्योरेंस पॉलिसी पे अप्लाई होता है। लाइफ इंश्योरेंस पे ये वाला इंश्योरेंस भी नहीं है, ये वाला प्रिंसिपल भी नहीं अप्लाई होता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन में क्या होता है, व्हेन द इंश्योरर कंपेंसेट इंश्योर्ड, देन ऑल द राइट रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस गेट ट्रांसफर्ड टू इंश्योरर। ये प्रिंसिपल हमारा कहता है कि जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी इंश्योरेंस का इंश्योरेंस करती है, कोई पॉलिसी होल्डर का जब इंश्योरेंस होता है उसकी प्रॉपर्टी के लॉस के अगेंस्ट, तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी राइट्स होते हैं, जितने भी अधिकार होते हैं, वो ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जब इंश्योरेंस कंपनी ने किसी बंदे की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस किया, तो उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी राइट्स हुए वो ऑटोमेटिकली जो है वो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ ट्रांसफ़र हो गए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पर्सन है, उसने अपने घर के लिए 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, और अचानक से आग लग गई और पूरा का पूरा हाउस जो है वो जल गया। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, उस पर्सन को जो मुआवजा था वो सारा मुआवजा जो है उसको पे कर दिया। और जब उस पर्सन को सारा मुआवजा मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से, तो अब उस पर्सन के पास ये अधिकार नहीं है कि उसके घर के जलने के बाद जो उसके घर का वेस्ट निकला था वो उसको बेच के पैसा कमा सके। जैसे कि घर जल जाता है तो कुछ सामान रहते हैं जो उसमें रद्दी हो जाते हैं, जो बेकार हो जाते हैं, जिनको हम बेच के कबाड़ी वाले को दे के कुछ पैसा अर्न कर लेते हैं। लेकिन इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन के अकॉर्डिंग, जब उस पर्सन ने उस अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा लिया था, तो जब लॉस होने पर इंश्योरेंस कंपनी ने उसको सारा मुआवजा पे किया, तो मुआवजा पे करते ही उसके घर का सारा अधिकार उस इंश्योरेंस कंपनी के पास चला गया। अब वो बंदा अपने घर का कोई भी सामान बेच के, या फिर कोई भी जो उसका लॉस हुआ, रद्दी कबाड़ा जो भी है, उसको बेच के वो कोई पैसा नहीं बना सकता। वो सारा ओनरशिप राइट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र हो गया। और इस केस में ये भी होता है कि अगर आगे जाके कोई इस बात को लेके इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन लेने को कहता है या कोई केस करने के लिए कहता है, तो बदले में इंश्योरेंस कंपनी के पास अधिकार होता है कि वो उस पर्सन पे उल्टा केस डाल सकती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। इसमें क्या होता है, इंश्योर्ड शुड ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ हिज प्रॉपर्टी इवन इट इज इंश्योर्ड। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग
जो इंश्योर्ड होता है, जिसने इंश्योरेंस लिया हुआ होता है, वह अपने लॉस को कम से कम करने की कोशिश करता है। चाहे उसकी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हुआ रहता है, दिमाग में ये भी चल सकता है कि चलो भाई हमारी प्रॉपर्टी का तो इंश्योरेंस हो रखा है, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है लॉस को कम करने की। लेकिन इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इंश्योर्ड होता है वह अपने लॉस को कम से कम करने की कोशिश करता है, चाहे उसकी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस हुआ ही क्यों ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे किसी गोडाउन में किसी पर्सन का कोई सामान रखा हुआ है और उसमें आग लग गई, लेकिन उसके ऑनर ने क्या किया, उस आग को बुझाने के लिए कोई कोशिश नहीं करी। क्यों? क्योंकि मैंने तो अपने गोडाउन का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो जो नुकसान होगा वो तो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी ही। ऐसा सोच के उसने कोई एफर्ट नहीं लगाया। लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसको फायर को बुझाने के लिए सारी कोशिशें करनी चाहिए। इमीडिएटली उसको फायर ब्रिगेड वाले को फ़ोन करना चाहिए और बुलाना चाहिए आग बुझाने के लिए। अपनी तरफ से उस आग को बुझाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उस लॉस को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे क्यों ना उसके गोडाउन का इंश्योरेंस हो रखा हो। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल कहता है कि चाहे हमारी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस ही क्यों ना हो रखा हो, लेकिन आप उसको कम से कम करने की कोशिश करें। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। इसमें क्या होता है, इट रेफर्स दैट द नियरेस्ट कॉज एंड नॉट रिमोट कॉज शैल बी कंसिडर्ड टू एस्टैब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बियरिंग द लॉस। इसमें क्या होता है कि जब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हम लेते हैं, जब किसी पॉलिसी होल्डर का इंश्योरेंस होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी बस उसी लॉस का कंपेंसेशन करती है जो कारण उसने इंश्योरेंस पॉलिसी में अपनी मेंशन किया हुआ है। अगर उससे हट के किसी अलग कारण से आपका लॉस होता है, तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी जो है वो जिम्मेदार नहीं होगी। जैसे कि जो इंश्योरेंस कंपनी में जब आपने इंश्योरेंस लिया था, तो जो कारण उसमें दिए गए थे कि इस वजह से अगर नुकसान होगा तो हम आपको पे करेंगे, अगर उससे हट के कोई और कारण हो जाता है, तो वहाँ पर वैसे तो नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है, लेकिन जब प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज फॉलो होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कंपनसेशन देने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि एक शिप जा रही थी समुद्र में सामान लेके, तो आइसबर्ग से टकराने के कारण जो है उस शिप को कुछ लॉस हुआ, साथ ही उसके अंदर रखे हुए सामान को भी लॉस हुआ, जो उसमें स्टॉक था उसको भी लॉस हुआ। और जो वो स्टॉक का डैमेज हुआ, तो वो स्टॉक जो है वो इंश्योर्ड था। तो अब इस केस में जब प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज फॉलो होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है जितना भी वो सामान का आपका लॉस हुआ है, उस सामान का मुआवजा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। हमारे जो इंश्योरेंस थे उनके हमने टोटल 8 प्रिंसिपल्स पढ़े। हमारा प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ वारंटी, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सबसे पहले कि जो इंश्योरर और इंश्योर्ड इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसको हम कहते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। और ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और सेकंड होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था ये कि इंश्योर्ड पेज प्रीमियम टू इंश्योरेंस कंपनीज एंड द कंपनीज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपेंसेटिंग द इंश्योर्ड इफ़ ही सफ़र्स एनी लॉस ऑन इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। इस वाले केस में ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई नहीं होता, बाकी सब पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है वो अप्लाई होता है। जैसे आपका फायर इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस और भी बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं। इसमें क्या होता है कि जिस पर्सन का इंश्योरेंस हुआ है, जो इंश्योर्ड है, वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी को कुछ प्रीमियम पे करता है, जिसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सारे लॉस की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होती है। सारी उसकी जो भी प्रॉपर्टी को लॉस होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा इंश्योरेंस कंपनी ले लेती है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। एक पर्सन था, उसने अपने 1 लाख रुपए के घर का इंश्योरेंस करवाया और उसके हाउस को आग लगने से कुछ डैमेज हो गया और 50,000 का उसको नुकसान हो गया। तो जो 50,000 का उसको नुकसान हुआ, वो सारा 50,000 रुपये का कंपेंसेशन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी उसको पे कर देगी। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहता है। सेकंड है हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये तो हम सभी जानते हैं। इसमें क्या होता है, इंश्योर्ड पेज ए फिक्स्ड प्रीमियम एवरी ईयर एंड आइदर एट द एक्सपायरी ऑफ पॉलिसी और ऑन हिज डेथ, विच एवर इज अर्लियर, ही और हिज डिपेंडेंट गेट्स द अमाउंट इंश्योर्ड। सबसे पहली बात, किसी भी पर्सन के किसी भी ह्यूमन लाइफ की कीमत एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है। हम किसी की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ लॉस होता है तो उसको हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है
इंश्योर्ड जो है, जिसका इंश्योरेंस होता है, जिसके लाइफ का इंश्योरेंस होता है, वो इंश्योरेंस कंपनी को हर साल कुछ फिक्स्ड प्रीमियम पे करता है, जिसके बदले में फ़ायदा ये होता है कि जब जब या तो वो पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है या फिर उस पर्सन की डेथ हो जाती है, जो भी पहले हो जाए, जो उनके डिपेंडेंट होते हैं, जो भी जिसको भी उन्होंने नॉमिनी बनाया हुआ होता है, उसको वो इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट मिल जाता है। अगर वो पर्सन मर गया, उसकी डेथ हो गई, तो उसके डिपेंडेंट को वो अमाउंट मिल जाएगा जितना भी उसने इंश्योरेंस कराया था। और अगर पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है और अगर वो खुद ही जिंदा है, तो खुद उसको ही वो अमाउंट जो है वो मिल जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पर हम लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। हमने टाइप ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी देख लिया, जो हमारे दो तरह के होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा टॉपिक होगा बिजनेस सर्विसेज पार्ट 7, लाइफ इंश्योरेंस।